बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्रम रज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू क्लास विद खुर्रम। हाजिर हूँ आज नए उन्वान के साथ। आज का हमारा उन्वान है 11वीं जमात की गुलज़ार उर्दू से नवाए सरोश की मश्क। जो नज़म है नवाए सरोश, इसकी तशरीह हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। इसके शायर हैं एहसान दानिश, जिसका तारुफ भी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस नज़म की मुकम्मल मश्क हम हल करने की कोशिश करेंगे। उसमें हम सवालात के जवाबात पढ़ेंगे। नज़म का मरकज़ी ख़याल होगा अल्फाज व तराकीब के मानी, MCQs और सनत हुस्न तकरार। बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। मश्क में सवाल नंबर 1, इसके 5 जुज़ हैं। 5 जुज़ बल्कि तीसरा जुज़ हम नहीं पढ़ेंगे। तीसरे और 5वें शेर की तशरीह, क्योंकि हम तशरीह पहले कर चुके हैं। इस जो लेक्चर हमने तशरीह की थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से वो लेक्चर देख सकते हैं तशरीह वाला। उसके बाद ये सवालात के जवाबात हम पढ़ेंगे। सवाल नंबर 4 है इस नज़म का मरकज़ी ख़याल, और सवाल नंबर 3। ये तमाम सवालात इंशाल्लाह हम हल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1 है, उसका जुज़ है अलिफ। शायर के नज़दीक मुक़द्दर आज़माने की क्या शर्त है? शायर के नज़दीक मुक़द्दर आज़माने की क्या शर्त है? शायर के नज़दीक मुक़द्दर आज़माने की शर्त है कि मुक़द्दर आज़माओ मगर अमल के साथ। आप अमल भी करो, उसके बाद आप मुक़द्दर आज़माओ। बग़ैर अमल किए आप मुक़द्दर आज़माओगे, हो सकता है कि आपको नाकामी का मुंह देखना पड़े। जुज़ नंबर बे, मुसाफिर को शायर ने फासले का जिक्र करने से क्यों मना किया है? अगर मुसाफिर फासलों का जिक्र करेंगे तो हो सकता है कि उनका मंजिल पर पहुंचने का अज़्म मांद पड़ जाए, उनकी हिम्मत और हौसला कम हो जाए। इसलिए शायर ने मुसाफिर को फासले का जिक्र करने से मना किया है। हो सकता है कि उसके सामने फासले में दुश्वारियों का जिक्र हो तो वह अपना सफ़र आगे बढ़ा ही नहीं, बल्कि सफ़र का इरादा तर्क कर दे। इसलिए शायर ने मना फरमाया है। जुज़ नंबर दाल है, जिम मैंने कहा था नहीं पढ़ेंगे इसमें। शायर ने मक्ते में क्या नसीहत की है? शायर ने मक्ते में क्या नसीहत की है, वाज़े कीजिए। शायर ने मक्ते में नसीहत की है कि मुआशरे के बाशऊर और दानिश्वरों को चाहिए कि नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका फराहम करें, ताकि मुआशरा फलता फूलता रहे, क्योंकि बुजुर्गों के बाद मुल्क और मुआशरा नौजवानों ने ही संभालना है। जुज़ है शायर के नज़दीक बरकरो के लिए उसूल हमसफरी क्या हो सकते हैं? बरकरो मतलब जो ज़्यादा तेज़ चलते हैं या चालाक या शातिर। उसके उसूल ये हो सकते हैं, अपने से कम हैसियत वालों की मदद करें। ठीक है, अगर आपके क्लास में या आपके कुछ दोस्त हैं, कुछ साथी हैं, कम हैसियत वाले हैं, तो उनकी मदद करें, वो चाहे जिस हवाले से भी हो। आपके ऐसे साथी जो किसी चीज़ के बारे में अच्छी तरह सूझबूझ नहीं रखते, उन्हें उसके मुतालिक आगाही फराहम करें। ये भी एक उसूल है कि आप जो जानते हैं, आपका जो दोस्त है, आपका जो साथी है, जो चीज़ के बारे में जानना चाहता है, तो आप उसे उसके बारे में आगाही फराहम करें। जो उसूल नंबर 3 है, आपके हम जमात जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं
ان کی پڑھائی میں مدد کریں۔ یہ ایک عام سا اصول ہے، حالانکہ دیکھا جائے یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ جب ہم اپنی طالب علمی کے دور سے ہی یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو گئی، انشاءاللہ العزیز تا عمر یا تا حیات ہمارے اندر یہ خوبی رہے گی کہ ہم کسی کی بھی مدد کریں گے بلا کسی لالچ کے۔ جو اصول نمبر 4 ہے، فرض کریں آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آپ کا ساتھی یا دوست مالی یا کسی اور وجہ سے تعلیم کو خیر باد کہہ رہا ہے تو آپ اس کی ہر ممکن مدد کریں، ٹھیک ہے؟ یا ہو سکتا ہے کہ مالی پریشانی ہو یا اس کے علاوہ اور بھی گھریلو معاملات ہوتے ہیں تو آپ کو اس حوالے سے بھی مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ اصول ہیں جو ہو سکتے ہیں شاعر کے نزدیک ممکنہ اصول۔ سوال نمبر 3 ہے، اس نظم کا مرکزی خیال، سوال نمبر 2، اس نظم کا مرکزی خیال احسان دانش کہتے ہیں کہ کتاب میں یہ جو سوال ہے 2 ہے، یہاں پر 3 ڈل گیا اس کا۔ احسان دانش کہتے ہیں کسی بھی قوم کی ترقی کا دار و مدار اس قوم کے نوجوانوں پہ ہوتا ہے، کیونکہ بزرگوں کے بعد ملک کی باغ دوڑ انہی کے ہاتھوں میں آنی ہوتی ہے۔ نوجوان اپنے بزرگوں کے لیے امید ہیں اور اپنے بعد آنے والی نسل کے لیے ایک مثالی نمونہ۔ اگر نوجوان اللہ پر بھروسہ رکھ کر عمل کریں گے تو کامیابی ضرور ان کے قدم چومے گی اور کبھی انہیں تقدیر کا رونا نہیں رونا پڑے گا۔ اکثر ناکام ہو جاتے ہیں، وہ تقدیر کا رونا روتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ محنت یا عمل نہیں کرتے۔ اپنے ملک و ملت کا نام دنیا میں روشن کرنا نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ ہماری قوم اور ہمارا معاشرہ جو بد اخلاقی کا شکار ہے تو نوجوان ہی اس بد اخلاقی کو دور کر سکتے ہیں۔ دنیا میں عروج و ترقی حاصل کرنے والی قوم ہمیشہ اچھے اخلاق کی مالک ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اچھے اخلاق کے مالک بنیں اور ترقی کی منازل طے کرتے جائیں۔ یہ تو تھا اس نظم کا مرکزی خیال۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بہت سہولت دے گا مرکزی خیال لکھنے میں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 3 یہ ہے، پیچھے والا سوال جو 2 تھا، درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیے۔ برق رو، برق کہتے ہیں بجلی کو، رو کہتے ہیں راستہ یا تار جہاں سے بجلی آتی ہے۔ بجلی کی طرح تیز، نہایت پھرتیلے۔ چراغ فکر، فکر کی روشنی میں۔ قدم ملانا، ساتھ ساتھ چلنا یا ہم قدم ہو کر چلنا۔ تیز گام، جلد جلد قدم اٹھانے والا، تیز رفتار۔ شاخ تراشی، پودوں کی کاٹ چھانٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ اکثر جو پودے کی ٹہنیاں بڑھ جاتی ہیں تو ان کو کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ پودے ہمارے خوبصورت لگے، یا ایسی ٹہنی جو خراب ہو جاتی ہے جس کے پتے سوکھ جاتے ہیں وہ بھی ٹہنی کاٹ دی جاتی ہے تاکہ ہمارا باقی پودا جو ہے وہ اس پر کوئی اثر نہ ہو اس کا۔ نوائے سروش، فرشتوں کی آواز، فرشتوں کی سی آواز۔ روش مطلب ہر طرف، ہر سو۔ یہ تھے الفاظ و تراکیب کے معنی۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ گھاٹ پر اترنا کے معنی ہے گھاٹا ہو جانا، دھوبی کا گھاٹ پر آنا، ساحل پر پہنچنا، ہوائی جہاز کا گھاس پر اترنا۔ اس کا درست جواب ہے ساحل پر پہنچنا۔ باجا باجا کے اندھیرا ہے شاہراہوں میں۔ اس مصرعے میں مناسب
रम्ज व वक्फ आएगा। रम्ज कहते हैं वैसे इशारे को, वक्फ ये अलामतें हैं, ठीक है। तो इसमें आएगा बाजा बाजा, मतलब कि वक्फा, जिसे हम इंग्लिश में कॉमा कहते हैं, ठीक है। औसाफ बुलंद खानी में ये वस्फ भी पाई जाती है। औसाफ कहते हैं खूबी को, बुलंद खवानी कहते हैं बुलंद आवाज़ में पढ़ना या ऊंची आवाज़ में पढ़ना। अक्सर जब कमरा जमात में असातिज़ाए कराम बच्चों की दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के लिए, ताकि वो अल्फाज को दुरुस्त अदा करें दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ, तो ये अमल करवाते हैं। तो उसके लिए ये वस्फ भी शामिल है। कौन सी वस्फ है? ये है सेहत तलफ़्फ़ुज़, मतलब ये है कि लफ्ज़ को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करना। लफ्ज़ अलम की जमा है, आलाम। तेज गाम से शायर की मुराद है तेज कदम वाले, जो तेज तेज चलते हैं। ये सवाल नंबर 4 हमारा मुकम्मल हुआ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सनत हुस्न तकरार, हुस्न तकरार भी कहते हैं इसे सनत तकरार भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी तारीफ क्या है? कलाम में एक लफ्ज़ का बार बार दोहराना, ठीक है। किसी शेर में किसी एक लफ्ज़ का बार बार दोहराना सनत तकरार कहलाता है, ठीक है। अब इस पहले शेर में देखिए, चलना वो बादलों का ज़मीं चूम चूम कर और उठना आसमां की तरफ झूम झूम कर। अब देखिए चूम और चूम ये एक लफ्ज़ 2 बार इस्तेमाल हुआ है, और झूम झूम भी एक लफ्ज़ है जो 2 बार इस्तेमाल हुआ है। बिजली को देखो आती है क्या कूदती हुई, सब्ज़े को ठंडी ठंडी हवा रौंदती हुई। अब यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी भी 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, तो ये हुस्न तकरार है। आती है इधर सबा उधर से नसीम भी, और उनके साथ साथ है आती शमीम भी। अब यहाँ पर भी साथ साथ। दर्जे वाला अशार में अल्फाज चूम चूम कर, झूम झूम कर, ठंडी ठंडी और साथ साथ इस्तेमाल हुए हैं। इस तरह एक ही लफ्ज़ के बार बार इस्तेमाल से शेर में जो खूबी पैदा होती है उसे सनत तकरार कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सनत तकरार समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका एक लेक्चर का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से वो लेक्चर जब लेंगे, उम्मीद है कि आप मुकम्मल तौर पर हुस्न तकरार को समझ लेंगे। सवाल नंबर 7 है, आप इस नज़म में से सनत तकरार तलाश कीजिए। इस वक्त नज़म में जो शेर है, सिर्फ एक शेर है जो है, बाजा बाजा के अंधेरा है शाहराहों में, बाजा बाजा के अंधेरा है शाहराहों में, चरागे फिक्र जहां तक जले जलाए चलो। और आखिरी शेर, नहीं है शाख तराशी ही शामिल दानिश, नहीं है शाख तराशी ही शामिल दानिश, रविश रविश पे नए फूल खिलाए चलो, ठीक है। बाजा बाजा और रविश रविश, इन दोनों अशआर में सनत तकरार इस्तेमाल हुई है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और उन दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल उर्दू क्लास विद खुर्रम सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारे नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।